अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, एक तरफ हम ये देखते हैं कि जी बजट के ऊपर मुख्तलिफ तजावीज़ जहाँ सामने आ रही हैं, वहीं कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि जी माली साल 2021 बजट के जो अहम खदोखाल हैं उसमें क्या होगा। बजट का कुल हजम बताया जा रहा है तकरीबन 8,400 अरब रुपए होगा। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 12% इजाफे की तजवीज़ सामने आ रही है। कहीं तो कहीं तनख्वाहदार तबके पर यह भी कहा जा रहा है कि कोई नया टैक्स ना लगाने की भी तजवीज़ सामने आई है। हुकूमती जारी अखराजात 500 अरब तक रखने की तजावीज़ भी सामने है। तो इसी पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो बजट में कम आमदनी वाले तबके के हवाले से इमरान खान साहब को कहते हैं कि वो उनके निशाने पर है। भारी टैक्स लगाकर मामूली तनख्वाहें वसूल करने वालों पर माशी बोझ डालना चाहती है ये हुकूमत। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट में आम आदमी को माशी तौर पर कुचलने की साजिश को नाकाम बनाएगी। देखना ये है नाज़रीन कि सूबाई हुकूमतें चूँकि अपना बजट भी पेश करती हैं, दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने भी अपना बजट पेश करना है, तो होगा क्या आखिरकार, कौन कितनी आवाम को रिलीफ देता है, ये फिर से सवाल उठ गया है। कल भी हमने बजट के ऊपर एक प्रोग्राम आपके सामने एक सेगमेंट पेश किया था प्रोग्राम में, और आज भी हम इस पर भी बात करेंगे। जहां तो दूसरी तरफ जी कल एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया, और उस पिंडोरा बॉक्स को खोलने वाला और कोई नहीं था, एमकेएम पाकिस्तान थी। एक मरतबा फिर इत्तेहादी हुकूमत के, और वो एक धुआंधार अंदाज में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल की, जिसमें शामिल खालिद मकबूल सिद्दीकी और वसीम अख्तर और आमिर खान, ये सारे लोग बैठ के फ्रंट लाइन पे ताजरों के साथ बैठ के उन्होंने अपनी ही हुकूमत को बहुत सारे थ्रेट अलर्ट जहाँ दिए, वहीं साथ उन्होंने ये भी कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट जो है वो ताजरों के साथ ज्यादती कर रही है, और ब्ला ब्ला सो ऑल। और ताजर भी उनके साथ बैठे हुए थे। अब वो चाहते हैं कि जी ताजरों को रिलीफ दिया जाए। तो दूसरी तरफ आज फिर हलीम आदिल शेख जो कि अपोजिशन लीडर हैं, वो कहते हैं, साथ ही दीगर अपने सिंध असम्बली के मेंबरान के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहते हैं अब कोई हमारे ताजर पर हाथ उठाएगा तो उसकी टांगे तोड़ देंगे जी। ताजरों के टैक्स से पूरा मुल्क चल रहा है। शाम 6 बजे के बाद पुलिस की लॉटरी खुल जाती है। सिंध हुकूमत सख्त फैसला करती है तो एनसीओसी पर डाल देती है। ताजरों पे करोड़ों रुपए जुर्माना बिलावल हाउस जाता है या कहीं और इसकी तहकीकात करवाई जाए। तो खुर्रम शेख जमान भी कह रहे थे सिंध हुकूमत रियासत में सियासत कायम न करे, सिंध हुकूमत कराची को तबाह करके पाकिस्तान की मीशत को तबाह करना चाहती है। बट सवाल तो पर्टिनेंट है कि देखिए एनसीओसी के भी फैसले हैं, और खुद 18वीं तरमीम के बाद हुकूमतें भी सूबाई खुद मुख्तारी रखती हैं, फैसले वो भी कर रही हैं। बहरहाल इस सारे मामले में जो परेशान है, जो पिस रहा है, वो आम आदमी है, वो ताजिर है, वो रोज़गार कमाने वाला वो शख्स है जो कि अपना बिजनेस लगाता है और कोशिश यही करता है कि किसी ना किसी तौर से जो है दो पैसे कमा कर अपने बच्चों के लिए घर ले जाए। लेकिन ये मामलात इस तरह हल नहीं होंगे कि एक दूसरे को गालम गलूज दी जाए, अगेन कहा जाए कि जी हम टांगे तोड़ देंगे तो हम फना कर देंगे। तो ये अजीब सी सिचुएशन है जो कि सब फिर से बनी हुई है। वेल, बजट में क्या होगा और किस तरह से चीज़ें जो है आगे लेके जाई जाएंगी, साथ ही जी क्या ये जो ताजरों के साथ अब मामला, पहले हम देख रहे थे कि इतने दिन से पानी का मामला चल रहा था एक तरफ, तो अब हम ये देख रहे हैं कि जी ये बजट का मामला शुरू हो गया है। दूसरी तरफ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, हुकूमत ने आज शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त के खिलाफ अपील भी वापस ले लिया है। एंड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट मामला, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे थे और उनको जाने से रोका, और वो जो पूरा एक सिनेरियो बना वो हमारे आपके सबके सामने, कितना तमाशा हुआ एयरपोर्ट पे, सारा सब कुछ हुआ। और अब हुकूमत ने फाइनली जी वो अपील वापस ले ली। क्यों ली है, वाई दिस हैपेंड, तो पहले क्यों तमाशा लगाया, पहले क्यों नहीं जाने दिया जब कोर्ट्स के जरिए जा रहे थे। अब क्या शहबाज शरीफ बहुत बड़ा थ्रेट अलर्ट बन रहे हैं क्या हुकूमत के लिए, क्या वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ साहब से इनसिक्योरिटी है, ये सारे सवाल हैं जिसके ऊपर भी आज बात करेंगे जी। पैनल की तरफ अपने चलती हूँ, पैनल प्रोग्राम है आज मेरा, उसमें मेरे साथ स्टूडियोज़ में सबसे पहले मौजूद हैं सैयद रियाज हुसैन शाह साहब हैं, मामले खुसूसी वज़ीर आला सिंध के, आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया रियाज शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे शाहनवाज जदून साहब हैं, MP हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आज की जो ये ताजरों वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी शामिल थे, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई फॉर ज्वाइनिंग अस। और नून लीग से जी हम चलेंगे अपने मेहमान की तरफ, ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद हमें ज्वाइन करेंगे। अभी मैं जाती हूँ जी उनकी तरफ भी, मेहमानों की तरफ भी, लेकिन मैं पहले अपने स्टूडियो वाले गेस्ट की तरफ आ जाऊँ और उनसे बात करूँ इस मामले पे।
सबसे पहले तो जी बजट के हवाले से जो कयासराइयाँ चल रही हैं, शाहनवाज साहब आपकी तरफ आऊँगी। हुकूमत का मौक़िफ़ जानना अहम ज़रूरी है। तनख्वाहदार तबके पर क्या कोई टैक्स लगाया जा रहा है? क्योंकि हम हमेशा देखते हैं जब बजट आता है तो तनख्वाहदार तबके को ही सबसे ज़्यादा टारगेट किया जाता है टैक्सेस के हवाले से। और कल जैसे कि FPCCI के प्रेसिडेंट यहाँ पे एक बात क्लियर कर रहे थे, जो शौकत तरीन साहब से उनकी मुलाकात हुई है, कि जी सेल्स टैक्स के हवाले से बहुत बड़ी खबर थी कि जी डबल डिजिट से सिंगल डिजिट की तरफ लेकर आया जा रहा है। क्या वाकई ऐसा है? बिल्कुल, इस मरतबा इंशाल्लाह एक अवामी बजट आएगा फेडरल की तरफ से, क्योंकि पिछले साल कोरोना की वजह से काफ़ी मुश्किलात फेडरल गवर्नमेंट को पेश आई, तो जो वफाकी मुलाजमीन थे उनकी तनख्वाहें भी नहीं बढ़ाई गई। और मैं कल रात ही इस्लामाबाद से वापस आया हूँ, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये 10 से 15% बल्कि 25% तक वो कर रहे हैं कि तनख्वाहों में इजाफे का ये सजेशन रखा है कि 25% तक तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है। उसके अलावा ज़ाहिर महंगाई है तो उस पर भी बात हुई, तो आवाम को रिलीफ देने के लिए और भी बहुत सी स्कीमें रखी गई हैं इस बजट के अंदर कि आवाम को रिलीफ देनी है हमने। अच्छा। तो बजट पे बिल्कुल ये जो, क्योंकि इस मरतबा जो सर्वेज आए हैं और अभी FBR का जो आया कि तकरीबन 4000 अरब से ज़्यादा हमने अचीव के जो टैक्स रेवेन्यू जो कलेक्शन हुई है 4000 अरब से ज़्यादा। तो ये हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान पर आवाम का एक एतमाद है कि भाई लोग अभी टैक्स देना भी शुरू कर दिए। मुश्किल वक्त था, 2 साल जो 2.5 साल जो बहुत मुश्किल गुजरे, और ज़ाहिर पाकिस्तानी अवाम ने भी हमारा साथ दिया है। मैं पूरी कौम को ये खराज तहसीन भी पेश करता हूँ कि इसके बावजूद भी कि इतनी महंगाई थी, लेकिन उन्होंने तहरीक इंसाफ का साथ दिया। और जो अपोजिशन बार बार जो रैलियाँ और जलसे, तो उनकी उस रैलियों और जलसों को भी नाकाम बनाया, बल्कि उन्होंने कहा उनको रिजेक्ट किया है। तो बिल्कुल अभी जो बजट आ रहा है तो इंशाल्लाह इसमें तनख्वाहों के साथ साथ आम जो पाकिस्तानी है उसे भी हम रिलीफ देंगे। अच्छा ठीक है, चले आप रिलीफ की बात कर रहे हैं, मैं आपकी तरफ आती हूँ। रियाशा साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहे थे भाई टैक्स लगा कर मामूली तनख्वाहें वसूल करने वालों पर माशी बोझ डालना चाह रही है। कैसे कह सकते हैं आप? वो तो कह रहे हैं कि हम कम कर रहे हैं, टैक्स लगाएंगे नहीं, सेल्स टैक्स भी सिंगल डिजिट पे लाने की बात कर रहे हैं शौकत तरीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो रिदा आपका शुक्रिया आपने इनवाइट किया अपने शो में। देखिए, बिलावल साहब ने एक वाज़ेह और सही बात की है। 2.5-3 साल हो गए हैं इस हुकूमत को, और गरीब और जो छोटी तनख्वाहदार लोग हैं उन पर टैक्स मुसलत किया जा रहा है और उनकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल में डाल दी है। इनके अपने जो साथी और इनके अपने जो बड़े बिजनेसमैन और उनको जो फ़ायदा मिलता है, उनको एमनेस्टी मिल जाती है, गरीबों पर टैक्स डाल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी और मुश्किल हो रही है। और हमारी मईशत की ये सिर्फ़ जो है सोशल मीडिया और मीडिया की हद तक हम देखते हैं कि मईशत मुस्तहकम है, गरीब आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आता। जो छोटी तनख्वाह लेते हैं उनकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं आता। इन्होंने जो है अभी सुन रहे हैं कि 10 से 15% जो है तनख्वाहों में वो इजाफ़ा करें। हम सिंध गवर्नमेंट हमेशा ही सबसे ज़्यादा हमने जो है तनख्वाहों में लोग रिलीफ दिया है। अभी भी जो है हमारी तजवीज़ है कि 20% जो है तनख्वाहों में इजाफ़ा हो, और हमारी जो सूबाई बजट इंशाल्लाह आएगी वो अवाम दोस्त ही होगी। बाकी इनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई रिलीफ मिलेगा वफाकी गवर्नमेंट में। और ये जो मुआशी तौर पे बिलावल साहब ने भी कहा था कि ये जो गरीब लोगों को और छोटी तनख्वाहदारों को जो कुचलने की कोशिश करी, इनको हम नाकाम इंशाल्लाह बनाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है सेंटर गौस मोहम्मद साहब ने भी, मुस्लिम लीग नून से, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया सेंटर गौस मोहम्मद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सेंटर गौस साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। सेंटर गौस साहब, सबसे पहले तो बजट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लूँ, फिर मैं आ रही हूँ वो मामला, क्योंकि लंबा होगा, मुझे यकीन है कि आप खुल के उस पर बात करना चाहेंगे शहबाज शरीफ सारे वाले मामले पे। लेकिन सबसे पहले बता दें बजट का, चूँकि हमने डिस्कस किया था कुछ दिन पहले भी आपके साथ, आज ही मैं जानना चाहूँगी, हुकूमत कह रही है कि जी जो अखराजात हैं जारी हुकूमती उसमें 500 अरब तक रखेंगे वो, और तनख्वाहदार तबके पर कोई टैक्स नहीं लगाने की तजवीज़ सामने आ रही हैं। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह में काफ़ी फ़ीसद इजाफा देखा जा रहा है, 10 से 15 बल्कि ज़्यादा ही बता रहे हैं शाहनवाज साहब यहाँ बैठे। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? अब आप लोग मुतमईन हैं जो हमें नंबर सामने आ रहे हैं, और शौकत तरीन साहब क्योंकि कल मेरे साथ कुछ
ताजिर बरादरी के लोग भी बैठे थे, तो वो कह रहे थे, जो शौकत तरीन साहब से डिस्कशन हुआ है तो अकॉर्डिंग टू दैट के वो कह रहे हैं कि जी टैक्सेस नए नहीं लगेंगे। सेल्स टैक्स को पहली दफा कहा जा रहा है जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि जी 1 डिजिट पे, सिंगल डिजिट पे लेकर आया जा रहा है, डबल डिजिट जो होता है। आप इस पे क्या कहते हैं? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, पहले तो हुकूमत ने हमेशा झूठ बोला है और हमेशा जो है उसके फिगर जो है वो सही नहीं होते। और आप देख लें कि पिछले मेरी आवाज़ आ रही है जी आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आप बात हाँ कीजिए। हाँ हाँ जी। इस पिछले दिन आपने देखा कि अचानक इनकी जो ग्रोथ -0.4 थी, आप इन्होंने कहना शुरू करिए कि ये +4 है, कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो पॉइंट मतलब 4+ पे चली गई है। हालांकि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं और हकीकत इसके बरक्स है। और ये अच्छा। सिर्फ सोशल मीडिया पे और फिगर पढ़ा चढ़ाकर इनके जो एंकर, इनके जो मीडिया पर्सन जो पीटीआई के, वो आके शो करते हैं और आवाम को झूठी तसल्लियाँ देते हैं, हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे, ये करेंगे। हर दफ़ा ये अगर बजट में को वक्ती तौर पर रिलीज दे दें तो फिर ये मिनी बजट साथ साथ पेश करते रहते हैं। तो हमें जब तक ये बजट पेश नहीं होता है, इनकी किसी बात पे इस बार नहीं है। और देखो, मसला इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई का है कि महंगाई किस तरह कम की जाए। आम अमन, आप देखो, अब महंगाई जो इस वक्त इन्फ्लेशन जो है वो डबल डिजिट में, चाहे रूरल है चाहे अर्बन है, तो इसको सिंगल डिजिट में होना चाहिए। हमारे दौर में 13 से 18 महंगाई थी, वो 4 से 4.5 इस तरह दी थी, मैक्सिमम 5 तक गई थी। और ये कि आज तक भी इनकी 11.5 से लेकर 12.5 तक चल रही है। ये बहुत बड़ी जाती है गरीब तनख्वाहदार तबके के लिए। पिछले साल भी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई थी। अगर इस साल भी कुछ बढ़ाते हैं तो महंगाई इतनी ज्यादा है कि गरीब बंदे का जीना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक शौकत तरीन की आपने बात की, यही शौकत तरीन थे जो वजीर खजाना बनने से पहले इनको टीवी पे कहा कि ये मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, अब ये किसी के बस इसको ठीक करना किसी की बात नहीं है। हमने बयान दिया था कि नहीं, अब तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हो जाएं तो मईशत को आगे लिए जा सकते हैं। फिर जब वजीर खजाना बने तो एकदम इन्होंने ग्रोथ रेट को 4% तक ले गए। पिछली दफा जब कोविड के दिनों में हफीज बादशाह जब थे, शेख अब्दुल हफीज थे वजीर खजाना, तो उन्होंने कहा अब 3% ग्रोथ है। फिर जब कोरोना आया तो कहीं हमने वो कैलकुलेशन में गलती होगी, वो तो 1.5 थी। तो मतलब है ये अल्फाज पे हेर फेर है। असल में मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है और जब तक मुल्क में मिसाल की मईशत नहीं होगा और तो ये तमाम जो पोलिटिकल पार्टियों इंडिकेटर्स को आ रहे हैं सेटर गौस साहब, ये जो बात कर रही है हुकूमत, आपको नहीं लगता कि इससे काफी रिलीफ मिलेगा? ये दोबारा क्या, मैंने नहीं समझा। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो गवर्नमेंट कह रही है 10 से 15% इजाफा करेगी तनख्वाहों में, मुलाजमीन की, तनख्वाहदार तबके पर कोई टैक्स नहीं नया लगेगा, ये जो बात आ रही है, इससे आप समझते हैं नहीं है कि कोई रिलीफ मिलेगा कोई? लेकिन 10% ये एक तरफ तो 10% तनख्वाहें बढ़ाएंगे, दूसरी तो महंगाई में इजाफा हो जाता है, फिर टैक्स में इजाफा कर देंगे, आम बंदे को कोई फायदा नहीं होता। आप अगर 10% तनख्वाहें बढ़ाकर अगर 20% महंगाई बढ़ जाती है तो उससे कोई फायदा नहीं होता। और जब तक मईशत का पहिया नहीं चलेगा, देखो एक्सपोर्ट पे बड़ा जोर लगाता है। एक्सपोर्ट अब तक वहाँ उस लेवल पे नहीं पहुंची जो जिस लेवल पे हम छोड़ गए थे। और ये जो कहते हैं कि ये रिमिटेंस बढ़ गई हैं, नो डाउट बढ़ गई होंगी, लेकिन रिमिटेंस में इनका कोई कमाल नहीं है। वो तो हमारे जैसे इंटरनेशनल हालात ऐसे पैसे की थ्रू से आ रहे हैं, तो वहाँ तो हमारे लोग हैं बेचारे अपने वतन पैसा भेजते हैं, कारखाना में या रिश्तेदार यहाँ से महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई जिस घर में पहले 20,000 में गुजारा हो जाता था, अब 40 में भी गुजारा नहीं होता। तो बेचारा पहले से ज़्यादा मेहनत करके और डबल शिफ्ट में काम करके हम लोग को पैसा भेजते हैं। ये बगले बजाते हैं, ढोल बजाते हैं कि जी देखो जी हम पे लोग इतना एतबार बढ़ गया है और हमने रोशन अकौस इतने पैसे जमा हो गए हैं कि जी और जो है हम पे लोग, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई है। हालांकि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और महंगाई करप्शन के नारे लगाते हैं। अच्छा ठीक है, चले ठीक है। मैं एक मिनट से जो साहब, मैं शाहनवाज साहब की तरफ से, जो शाहनवाज साहब कुछ कह रहे हैं जी। देखिए, मेरा भाई कह रहा है कि भाई ये तो मान लिया इन्होंने कि रेमिटेंस बढ़े, हाँ। आए ये पाकिस्तानी इनके गवर्नमेंट में नहीं थे बाहर, हाँ। उस वक्त क्यों नहीं भेज रहे थे? इमरान खान जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन पर उनका एतमाद है, वो इसलिए भेज रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात ये है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। देखिए, ये कह रहे हैं कि मईशत हमने
किस हालत में ये हमें दे के गए थे। मुश्किल से 15 दिन के रिजर्व पड़े हुए थे मुल्क चलाने के लिए। इन्होंने 4-5 बारियां मुस्लिम लीग नून ने ली थी। आज जो ये 2.5 साल 3 साल जो हमने भुगता है तो ये इन्हीं की वजह से, अच्छा। साबका गवर्नमेंटों की वजह से। अगर ये कोई बेहतर फैसले करते मुल्क के लिए, वो खाली ये तो नहीं कि भाई वो ये कह रहे कि भाई मेट्रो चला दो, दूसरे डैम बना देते, कोई वो कर देते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद गवर्नमेंट के अयूब खान के बाद इस टाइम डैम बन रहे, मोहम्मद डैम बन रहा है, बादशाह डैम बन रहा है, बाकी छोटे छोटे डैम बन रहे हैं। अगर इस पे ये काम करते हैं तो आज मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। लेकिन उस वक्त ये शॉर्ट टर्म के देखते थे कि 5 साल, ज़ाहिर है 5 साल बाद हमने अवाम के पास जाने, हमने वोट लेने। लीडर वो होता है जो कौम के आगे मुस्तकबिल का सोचे। ये तो इमरान खान साहब भी कर सकते थे ना कि वो 3 साल 4 साल के प्रोजेक्ट वो लगा देते। लेकिन अगर वो डैम लगा रहे, ये डैम अब कंप्लीट होंगे 2028 तक, लेकिन बुनियाद उसने रख दी और काम उस पर चल रहा है तेजी के साथ। तो बाकी मुस्लिम लीग नून वाले किस मुंह से कह रहे हैं कि भाई हमारे दौर में मैसियत बेहतर थी, ये इन्हीं की वजह से तो आज ये जो पाकिस्तानी अवाम, ये महंगाई का बम जो पाकिस्तानी अवाम पे गिरा है, तो इन्हीं की वजह से, इन्हीं की गलत पॉलिसियों की वजह से। अच्छा चले, मैं एक मिनट आपका, जी गौस साहब, मैं 1 मिनट आपका मौक़िफ़ ले रही हूँ, मैं आप ही की तरफ आ रही हूँ, आपसे बात कर रही हूँ जो ये कह रहे हैं, लेकिन मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक पे जाऊंगी। आई विल बी राइट बैक आफ्टर इट। अब देखिए ना, इन्होंने बात एक तुझे झूठ बोलते हैं। मैं एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, बस वापस आ रही हूँ, फिर आपका मौक़िफ़ लेती हूँ। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले सेंटर गौस साहब कुछ कह रहे थे, मैं सेंटर गौस साहब की तरफ सबसे पहले चले जाऊँ। जी सेंटर गौस साहब, आप क्या फरमा रहे थे? सेंटर गौस साहब, जी जी जी, अब आप मुकम्मल कीजिए अपनी बात को। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये लोग आवाम को सच में झूठ बोलते हैं। ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग के दौर में कोई डैम नहीं बना, गाजीपुर का डैम हमारे दौर में बना। ये जो नीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये किसके दौर में बना है? हमारे दौर में बना है। डैम भी है, पानी भी है, बिजली भी है, तो ये हमारे सारे बने हैं। और देखो, ये जब हम 13 में आए तो उस वक्त ये था कि 22 घंटे लोड शेडिंग होती थी। तो उस वक्त हमने कंसल्टेंट मंगवाया कि किस तरह लोड शेडिंग पे फौरी काबू पाया जाए। तो एक शार्टर मसूल से जो कि विंड से थे, कोई सोलर था, कोई इससे था, क्या कहते हैं, कोल से था। इससे ये था ये कि शॉर्ट टर्म के 1.5 से 2 साल में ये काम करना शुरू हो जाएंगे और लोड शेडिंग का मसला जो है वो हल हो जाएगा। और बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जो है वो लहर हाइड्रो पावर जो है वो सबसे अच्छा होता है, सबसे सही होता है। तो देखो ना, हमने जानवर भाषा टाइम के लिए 90 अरब की जमीन खरीदी और 90% जमीन खरीदी थी, बाकी क्योंकि लिटिगेशन थी हम वो नहीं खरीद सके। तो ये आप तो ये तो वो उसकी जो बाकी बकाया जमीन थी वो भी नहीं खरीद सके। और ये हिसाब है कि ये हमारी हुकूमत आने से पहले इन्होंने और चीज जैसे साकिब निसार ने डैम बनाओ, वो किधर के साकिब निसार साहब और इनकी जो कि हम खान साहब ने बताया ना कि ब्यावर बादशाह डैम और मेहमद डैम पे कितना काम हुआ है कि नए से नए तस्वीर लगाते चाह रहे हैं कि जी हम फलान डैम बनाएंगे, हम फलान बनाएंगे, हम ये बनाएंगे, हम ये बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब क्या करते हैं, DC ऑफिस जाते हैं, पत्थर हमारे सारे दिल है वहाँ है। DC ऑफिस में एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करके चले गए यूनिवर्सिटी का। अब ये तो अच्छा, अगर आप सेंटर गौस साहब, लेकिन सवाल यही है ना कि अगर अब चीज़ें अच्छी होनी जा रही हैं और ख़ास तौर पे इस हवाले से भी चीज़ें रिलीफ की भी बात हो रही है एक तरफ और इन चीज़ों की, तो फिर आप लोग फिर भी क्या खुश नहीं होंगे? और जो एदाद शुमार बताए जा रहे हैं, जो GDP का हदफ सामने आ रहा है, उस हवाले से जो बात हो रही है, क्या आपको नहीं लगता फिर सिमत सही जा रही है मैशत की? नहीं, अगर बाकी 4% ग्रोथ रेट होता तो तुम खुश होते। ऐसे है, हकीकत में ऐसा है नहीं। ये आदाद शुमार बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। अच्छा, मेरा कहना था कि पिछले 2020 में हफीज शेख ने कहा था कि हमारा 3% ग्रोथ रेट है। और फिर 6 बजे बात कही था नहीं हमारी कैलकुलेशन गलत थी, वो 1.5 था। और देख लेना। और फिर मैं दूसरी बात कि जो अभी जो मौजूदा वज़ीर खजाना है उन्होंने क्या कहा था कि अभी मिनिस्ट्री संभालने से पहले
कि जी हमारा जो मीशत का बेड़ा गर्क हो गया है। ये टीवी पे आप साइड भी चलती है, आप देखते हैं टीवी पे आता। ठीक अब है, जब वजीर खजाना पार गए तो कह रहे हैं 4% ग्रोथ रेट होगा। अच्छा सही है, ठीक है। तो मैं ये लोगों के सुनिए। हाँ, एक मैं रियाशिद साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, फिर शाहनवाज साहब आपसे मुझे एक सवाल करना है। रियाशिद साहब ये बताएं, आप लोग इतना चीख रहे हैं, आज मुर्तज़ा आप कह रहे थे कि जी 3 सालों में खान साहब ने मुल्क की तबाही कर दी है, 100 दिन में तब्दीली का वादा किया था, 1000 दिन हो चुके हैं। मतलब पीपल्स पार्टी इस तरह की बात करती है तो अजीब सा लगता है। आप लोगों को तीसरा टेन्योर हो गया है सिंध के अंदर, सिंध में क्या किया है आप लोगों ने? और जब प्राइस मैकेनिज्म की बात है, लोग बार बार सवाल करते हैं आप लोगों से, भाई वो प्राइस मैकेनिज्म भी सब्जेक्टिव मैटर है रिलेटेड टू दी 18वीं तरमीम, सूबाई और वो सारी चीजें वो कहाँ चली जाती हैं आपकी? फिर कोई गलत बात नहीं करते। और दूसरी बात ये, मुर्तज़ा साहब ने जो की है वो बिल्कुल ही सही बात की है। अच्छा चले, अब मुझे बताएं ना, 18वीं तरमीम के बाद रिलीफ तो आपने देना है ना। मैं बता रहा हूँ आपको, हमने अगर कुछ ना किया होता सिंध सूबे के लिए तो ये तीसरा टेन्योर हम भारी मैंडेट से ना जीत के आते। उसके बाद तो वो भी कह रहे हैं ना कि हम मैंडेट से आए, वो बाकी को भी कह रही है हम कौन भारी से मैंडेट मैंडेट से से आए? आए। बाय इलेक्शंस को ले लें, इनका मैंडेट पूरा जाहिर हो गया लोगों के सामने कि किस तरीके से ये वो तो कह रहे हैं सिंध में तो आपकी अपनी मशीनरी है इसलिए आप लोग जीत गए। कौन सी फिर अभी ये बदीन के अंदर एक रात में 9 इन्होंने वो दिए कनेक्शन पानी के, 19 कनेक्शन दिए और ऑन द फ्लोर बदीन ये के अंदर जमीला 40,000 की लीड से हम कि मेरे पास जीते हैं। सबूत पड़ी हुई है, आप कहां सुबह से सबूत इलेक्शन है देंगे? और रात को इन्होंने वो किए। बाकी बल्दिया टाउन के अंदर जो इन्होंने किए, क्योंकि डीसी इनके अंडर था, एडमिनिस्ट्रेटर इनके अंडर था, और वहां अगर किसी महल्ले में जाते थे और कोई लोग कहते थे कि सेवरेज का काम है, सुबह वहां पर वो सेवरेज के पाइप गिरा देते थे, पानी के पाइप गिरा देते थे। वहां तो इन्होंने इलेक्शन ऐसे इल्जाम तराशी तो करते रहेंगे ना, ये इल्जाम तराशी ये अपोजिशन में तो ये बातें करेंगे, मगर बात ओवरऑल पाकिस्तान की कह रहे हैं ना कि दस्का का आप लोग हार गए, नौशेरा में आप लोग हार गए, वहां का भी अपने जहां जहां बाय इलेक्शन हुए आपने मुंह के खाई है। 10 का में जनरल इलेक्शन के अंदर आप देख ले हमने कितना वोट उठाया था, फिर बाई इलेक्शन में कितना हमारा दो वोट बाय बढ़ा है। इलेक्शन दो हमारा वोट कम नहीं हुआ है। 10 के अंदर हमने 62,000 जनरल इलेक्शन में 2018 अपने में, केपी बाई कैसे हराए इलेक्शन में ये लोग? 90 से ऊपर हम गए। बात ये नहीं कि नौशेरा की बात करते हैं, नौशेरा में तो सारे एक तरफ थे, यानी सारे पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, नून और सारे एक तरफ थे। फिर प्लस हमारे जो एक वहां पे परवेज खटक के भाई भी इनको सपोर्ट कर रहे थे। आपने मुझसे पूछा था, बात मैं ये जवाब कह दे रहे रहा थे हूँ कि वो वहाँ इनको सपोर्ट आप करता है। इलेक्शन करा दें, इलेक्शन अभी अभी अगर इनके हमने तो वहाँ फिर भी ये अगर बोले ना, इलेक्शन किसी कोरम भी हल्के एजेंसी से में- होते कोरम हैं, एजेंसी इनका में जाहिर हो जाएगा पूरा बात इन्हें कोरम क्या एजेंसी में इन्होंने मौलाना कारकर्दगी फजल की है। रहमान के सारे जो बंदा लोगों के सीट पे सामने हमने ये जीती जाहिर हो ना। गए। हमने तो कोरम एजेंसी में भी वो सीट जीती है ना। भाई मेरे, आपको लोगों ने फैसला दे दिया कि आपने जो काम 3 साल अच्छा, में नहीं, किए आप थे, लोग उनका सिला समझ मिला है से आपको। बात कर आपको रहे हैं। सिला मिला है। सिंध के अंदर आप 6ठे नंबर पे आ गए। आप अच्छा, वैक्सीन नहीं है आप लोगों के पास, आप लोगों के पास वैक्सीन नहीं है कुत्ते काटने का। सिंध की जो हालत की आप लोग ने, सिंध की जो हालत की, अस्पतालों में दवाइयां नहीं है, स्कूल तबाह है। मैं तो इस आप बात अपना बता दें, बिल्कुल केपी कि के यहाँ- बता दें, अच्छा, बलूचिस्तान मुझे- बता दें, आप आप अपने केपी के पंजाब में मुंह बता पे दें। हम क्या- ऑन द मैं फ्लोर पंजाब- कहते हैं नहीं, कि सर मैं केपी के बात होके बात आया इन्हें हूं। केपी कहाँ के की में बात करें, मैं रिदा, इसके मैं आपके में सामने होके कहता हूँ, आपका ये जो बनाए main डेलीगेशन। capital अच्छा, city एक है, मैं समझ- सेकेंड एक सेकेंड एक देखिए, एक करके मैं बात समझ- करेंगे, सब एक साथ बात करेंगे तो कुछ रिदा, समझ नहीं एक आएगा। मिनट, हाँ। मैं ये अपने भाई को बोलता हूँ, मैं मैंने अपनी असेंबली आंखों के से फ्लोर देख पे भी के इनके आया हूं। एमपीएस को कहता हूँ हाँ। कि कोई भी केपीके के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आप वो मुंतखब करें कि उस डिस्ट्रिक्ट में हमने जाना है, वहाँ के स्कूल हमने देखना है, वहाँ का अस्पताल ठीक हमने है, देखना जीबी का भी और हमारे वहाँ- पास एक है मिनट, सामने। बात ये ना कि हमारे वहाँ पास पर भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा देखना है और देंगे 3 आपको, डिस्ट्रिक्ट हम भी मेरे साथ भी चले, जैसे आपके साथ करेंगे हम कि चले, भाई मेरे साथ चले, मेरे साथ बात देखने ये है, आएंगे। हम तो इनको ये हर कहते हैं जगह कि पे जिसके चले, मैं नाम आपको पे हॉस्पिटल दिखाता हूँ, जिसके सिंध में नाम कितने पे जबरदस्त ये काम तीसरी करते हैं। मर्तबा इक़्तिदार में आ रहे हैं। लड़काना वो शहर जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का शहर था, लड़काना वो शहर जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का शहर था, उस शहर की हालत देखे आप वहाँ जाके देखे कितना मेरे बुरा साथ हाल ये है। बड़ा डिसअपॉइंटिंग है वहाँ के लिए। बर्बाद है आप वहाँ पे। सब लोग के लिए, बात ये है आप सिंध सब में लोगों के चीज़ ऊपर आप बड़ी किसी को पानी मिल डिसअपॉइंटमेंट हो रहा रही है। है, ना अस्पताल की हालत बेहतर है, ना बलूचिस्तान में अच्छा, आज एक- तक एक- कोई तरक्याती काम नहीं बात हुआ। ये नहीं कि बलूचिस्तान में तो आप फर्स्ट टाइम अभी जब जवाब पीटीआई देना की कोलिशन गवर्नमेंट में, बहुत लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ काम हो रहा है अभी। तरीन वाले एमपीएस सारे टूट के जा रहे हैं। बात अब ये ना क्या देखो, मतलब बात क्या वो आप कम कर रहे हैं? अच्छा, बात एक- ये है वो कहीं नहीं जा रहे हैं। एक- मेरे भाई ये एक- देखा
शादियां हैं, कार्ड की बात ये करते खुशी हैं। की शादियां हैं जो आप बजा रहे थे कि जहांगीर तरीन कोई उसको बोल रहा था जहांगीर तरीन मेरे बाप जैसा है, कोई क्या बोल रहा था। लेकिन बात है कि जहांगीर तरीन, बात ये कि सेहत कार्ड, हर कोई तो बीमार नहीं होता ना, वो खाएंगे तो क्या रिलीफ है। अजीब मेरे भाई बात सुने हृदय, इससे अंदाजा लगा ले सेहत कार्ड पे। यहाँ हमने सिंध के अंदर कहा सेहत कार्ड हमारे वो है एक गरीब आदमी जब बीमार होता है, कार्ड की बात करें, वो गरीब भुट्टो कार्ड है जो आपने नाम चेंज करके लोगों को सेहत कार्ड हमने अलग सा दिया है भाई। वो पहले वो कार्ड दिया था केपी कैसे, जब 2013 में हमारी गवर्नमेंट आई थी। बार-बार एक बात करते हैं कि हमने सेहत कार्ड दिया, एहसास प्रोग्राम आप देख ले, एहसास प्रोग्राम 60 अरब रुपए हमने सिंध के अंदर दिया। हमने पीपल्स पार्टी की तरह रिश्वत के तौर पे नहीं दिए कि अपने लोगों में बांटे। एक मिनट, मुझे एक एक करके बात करने दे ताकि लोगों को समझ में आ जाए। आप दोनों बोलेंगे इकट्ठा तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं सेंटर गौस साहब की तरफ वापस चले जाती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं। सेंटर गौस साहब, ये आप से मुझे ये भी बता दीजिए कि हम ये देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब वाले मामले पे भी कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाजत के खिलाफ अपील वापस ले ली है। यस, व्हाट इज द स्टांस ऑफ नून लीग नाउ? ये जो डील और जो डील की और जो पीछे से जो सारी बातें हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब से खतरा है वजीर आजम इमरान खान साहब को, और जो ऊपर भी नाराजगी और नचाकियां हो गई हैं और बाहर आने का जो सारा मामला है, क्या ये उसी का शाखसाना है? देखिए जी, ये पीटीआई जो है टूट फूट का शिकार है और आपस में दस्तों गिरेबान है। हाँ। देखो उन्होंने, क्योंकि हमने शहबाज साहब की जो पीएलसी हाई कोर्ट से वापस ले ली तो इन्होंने उधर से वापस ले ली, तो पर ये समझते हैं कि शायद शहबाज शरीफ से ये ख्वाहिश शहबाज साहब बाहर जा रहे हैं? शहबाज साहब आप बाहर जा रहे हैं? नहीं, दोबारा उसको देखो उनको परमिशन मिलेगी तो जाएंगे ना, ऐसे कैसे जाएंगे? नहीं, अब चूंकि अब उनके खिलाफ हुकूमत का ये तो एक बड़ा उनके खिलाफ चैलेंज था ना कि हुकूमत ने अपील दायर कर रखी थी, उनको रोक दिया था एयरपोर्ट पे, जो पूरा उनको ऑफलोड करने का मामला हुआ, उनको जाने ही नहीं दिया। तो अब क्या होगा? अब अगर उनको इजाजत मिल जाती है तो विल ही गो टू बैक नाउ? अब जाएंगे वो वापस बाहर? इजाजत मिलेगी तो जाएंगे, लेकिन हाँ। हुकूमत ने इसलिए वापस लिया है। हाँ जी। क्योंकि हमने हाई कोर्ट का वो एप्लीकेशन वापस ले लिए, फिर उन्होंने फीस वापस ले लिए, ये खुद टूट टूट का शिकार हैं। हाँ। कोई समझ नहीं आ रहा कि हम करें क्या। हाँ। कुछ जंगी नहीं, अगर शहबाज शरीफ साहब को इजाजत मिल जाती है, बाहर चले जाते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है गौस साहब, इस पे बता दें, तो वो अगर चले जाते तो फिर पाकिस्तान में बैठ के मरीम नवाज साहब डील करेंगी नून लीग को? नहीं, वो ऑफिसर हैं, वो सिर्फ चेकअप करा के 15-20 दिन में वापस आ जाएंगे। नहीं, ये तो आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब के टाइम में भी कहा था ना कि वो इलाज के लिए जा रहे हैं फॉर द टाइम पीरियड और वो वापस आ जाएंगे। वो अभी तक आए ही नहीं वापस। ये तो अज्यूम करना है कि क्योंकि वो भी वापस ये भी नहीं आएंगे, ये अज्यूम नहीं करना चाहिए। ऐसा हम अंदाजा लगा रहे हैं कि वो नहीं आएंगे। ये शहबाज शरीफ साहब तो जब कोविड आया तो इसलिए वापस कहते कि जी पूरी कौम जो तशवीश शिकार है, तो एक सियासी पार्टी के लीडर होने की हैसियत से मुझे बराबरी बैठना चाहिए, अपने मुल्क में आना चाहिए, और इनका सालाना चेकअप जो है वो ड्यू था, उसकी जाना चाह रहे थे और परापत्री की से जा रहे थे। हाँ। ये तो हुकूमत की कमजोरी है कि उन्होंने उनको रोका। अच्छा, तो ये जो फिर इतनी कयास राइयां हैं, शेख रशीद साहब बड़े धड़ल्ले से कह रहे हैं शीन लीग और ये जो सारा मामला है, नून से शीन निकलेगी, शीन से नून, ये क्या होने जा रहा है? मरीम नवाज साहिबा फिर डील करेंगी क्या पाकिस्तान में बैठ के? लीड यानी कि करेंगी, ऐड वही करेंगी फिर मुस्लिम लीग नून को? मैं कह रहा हूँ ना कि इंशाल्लाह 15-20 दिन में चेकअप करा के वो वापस आ जाएंगे, और अगर गए तो अब तो उस वक्त थोड़ा कोई एक तरीके था कि जी चूंकि अभी तक पाकिस्तानियों का नाम रेड लिस्ट में है, तो पहले उसको इसमें बहुत जाना चाह रहे थे कि उससे एक आया था। अच्छा, जब तक वो बाहर होंगे, जब तक यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कौन चलाएगा? जहर उनके पास जो होगा वो सदर है, तो जो नायब सदर होते वही चलाएगा। या तीन नायब सदर जो है वो शायद पासी है, वो उसको लीड करेंगे। तो जहर हमारी तो मशावरती पूरी टीम है। अच्छा, शाहिद खाकान साहब आप कह रहे हैं कि वो लीड करेंगे? कौन करेंगे? मैंने कहा आप कह रहे हैं शाहिद खाकान साहब लीड करेंगे, फिर आप कह रहे हैं शाहिद खाकान चूंकि सीनियर नायब सदर है तो उसके बाद उनकी बारी आती है ना, वो करेंगे। अच्छा। या फिर मरियम करेंगी, मरियम नायब सदर है। अच्छा। तो ये एक, और फिर हमारा कोई एक फैसला जो है ना वो ठोंसा नहीं जाता हमेशा। इवन के मियां साहब हमारे सरपंच ख्याल हैं, वो भी लोगों की राय लेकर फैसला करते हैं
शहबाज साहब अच्छा ठीक है, इत्तेमाद मिलने का फैसला करते हैं। अच्छा सही है, मैं शाहनवाज साहब आपकी तरफ आऊंगी। हुकूमत को हजीमत है ये कि वापस ले ली शहबाज शरीफ साहब को की अपील वापस जाने के खिलाफ, तो क्यों भाई अब इतना तमाशा किया, ऑफलोड करा दिया, जाने नहीं दिया, तिगनी का नाच नचा दिया, अब अचानक क्या हुआ कि वापस ले लिया? रिदा हमें कोई वो नहीं, सबसे पहले तो ये गौस साहब कह रहे हैं टूट टूट का शिकार तो मुस्लिम लीग नून में है। अच्छा वाजे दो दड़े बन गए, हाँ। एक शहबाज शरीफ का दड़ा है, एक मरियम नवाज का दड़ा है। हाँ। अभी रिसेंटली इन्होंने जब एक प्रोग्राम रखा था एपीडीएम के उस पे, तो मरियम नवाज साहबा तो उसमें शामिल ही नहीं हुई। चले और ये सारी बातें उनकी है ना, बिलावल अपना साहब बताइए। बिलावल साहब कह रहे हैं, अच्छा। बिलावल साहब कह रहे हैं कि हम तो मरियम नवाज से बात ही नहीं करें, हम तो शहबाज शरीफ से बात करेंगे। प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ उन्होंने कहा हम बात ही इनके साथ वो नहीं करेंगे। अच्छा चले वो सारी बात हमें पता है, टूट टूट का शिकार जाहिर है, तो दड़े दो बन गए ना, एक मरियम नवाज का ठीक दड़ा है और वो एक सब समझ आ गया। शहबाज अपील शरीफ का। वापस क्यों ले ली ये बता दे बस। खैर इसका तो अभी मुझे पूरा वो नहीं है कि क्यों मालूमात के क्यों ली वापस अब पूरा इसके लेकिन ये ना कि हम तो कोर्ट गए थे। हाँ। क्योंकि इन्होंने ये जैसे अभी आपने बताया कि अपील हो रही है, वजीर आजम इमरान खान साहब को डर है शहबाज शरीफ साहब से? कोई डर नहीं है। हाँ। वजीर आजम इमरान खान Is he साहब को a देखे threat बात ये for रिदा, वज़ीर-ए-आज़म? वजीर आजम इमरान खान जो खतरों का खिलाड़ी है, वो लड़ना जानता है, वो ग्राउंड में खेलना जानता है। बात यह है कि वो इंशाल्लाह 2023 में भी पाकिस्तान बाहर आ गए, किसी से नवाज खतरा शरीफ नहीं बाहर है, चले कहीं भी गए, चले जरदारी जाए। साहब भी बाहर हैं, सारे वो जिनको आप कहते थे एनआरओ नहीं देंगे, वो सब तो बाहर घूम रहे हैं। बात ये है कि नहीं, सारे आप ही एक बताएं, हो जाए। जिनको आप कहते थे कि एनआरओ नहीं देंगे, कोई इनारो नहीं तो देंगे, ये सारे बाहर क्यों हैं? कोई इनारो नहीं क्यों देंगे। नहीं? कोर्ट के उसमें तो हमें इंटरफेयर नहीं कर सकते ना। अगर हाँ। कोर्ट इजाजत देते तो उसमें तो नहीं कर सकते। कोर्ट ने तो नवाज शरीफ को भी कोर्ट ने भेजा था ना, हम हाँ। उस चीज में तो नहीं कर सकते। कोर्ट तो अपील दायर की थी ना आपने उनके बाहर जाने के खिलाफ, क्यों वापस ले ली फिर? इसका तो पूरा मुझे लेकिन ये नहीं कि इमरान खान कोई इनारो, वो बार बार कह रहे कि मैं किसी को इनारो नहीं दूंगा। देखो इवन कि हमारे जद में हमारे अपने लोग भी आए, अच्छा, हमारे अपने लोग भी आए, लेकिन हम सेंटर गौस साहब बहुत शुक्रिया आपका। मैंने यहाँ एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन। वेलकम बैक नाजरीन, और अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं महफूज यार खान साहब भी। एमकेएम की बड़ी धुआंधार कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें एमकेएम जो मुतालबात करती है उस पर भी थोड़ी सी बात करते हैं। महफूज यार खान साहब राब्ता कमेटी के सीनियर मेंबर भी हैं और आईनी और कानूनी माहिर भी हैं। मैं उनको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया महफूज भाई, आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया, आपने हमें याद किया। महफूज भाई सबसे पहले तो बताइएगा, कल आप लोग एक अचानक से बड़ी धुआंधार सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें अपनी हुकूमत के खिलाफ भी बरसते हैं, सूबाई हुकूमत को भी बड़ी लान तान की गई, वजह क्या बनी आखिरकार? देखिए, ये जो ताजिर पूरे शहर के, पूरे मुल्क के जो पाकिस्तान का टैक्स बर्दाश्त करते हैं, वो कई दिनों से हमारे रास्ते में थे और खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई से और दीगर हमारे ओहदेदारों से मिल रहे थे। तो उनके ही कहने पे एमक्यूएम ने तमाम ताजिर बिरादरी के जितने भी तो तकरीबन 12 तो उनके स्पीकर थे और 150-200 और लोग थे, उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो मुतालबे उन्होंने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिकॉर्ड पर रखे, जिसमें उनका ये कहना था कि ये रात को 10 बजे तक या 8 बजे तक मार्केटें खोली जाएं। ठीक है। और 72 घंटे का उन्होंने नोटिस दिया हुआ है। ठीक है। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि हम पूरा वफाक को भी टैक्स देते हैं 75% और सिंध को भी 95% टैक्स अदा करते हैं। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें हमारे जो हालात हैं, हम अब इस काबिल नहीं रहे हैं कि हम मजीद ये पाबंदियां बर्दाश्त कर सकें। और पुलिस जो है, तो ये इसको ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत आन पेश पड़ी? हुकूमत का हिस्सा है आप, तो वफाक को कहते डायरेक्ट गवर्नर साहब के पास जाते अपना डेलीगेशन लेके, जब उनके साथ रात को आप लोग प्राइवेट खाने और अशाइये चला सकते हैं तो वहाँ बैठ के उनसे ये बात नहीं कर सकते थे डायलॉग? वो भी होगा, वो भी होगा। नहीं, ये तो एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जी फेडरल को भी यूं कर दें और उसको भी यूं, और ये क्या हुआ? हाँ, ये इसलिए हुआ कि ताजिरों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 72 घंटे का हुकूमत को नोटिस दिया और घुटने पेट की तरफ आते हैं। उन्होंने ये समझा कि हम इस शहर के हम वाहिद वो पार्टी हैं जो इनके साथ खड़ी हो सकती है।
उन्होंने हमसे राब्ता किया, हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे आगे होंगे, हम उनके पीछे खड़े हैं। अब अच्छा, ये जो मुतालबात जो चीजें आई हैं, जैसा कि आपने भी अभी कहा, ये मुतालबात गवर्नर को नहीं बल्कि आज खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने असद उमर साहब को जो अपना एनसीओसी के इंचार्ज हैं उनको और कौमी असेंबली में एक करारदाद भी पेश कर दी है, जिसमें हमने कहा है कि इस शहर को, हैदराबाद को आफिस ज़दा करार दें और यहाँ के ताजिरों से 2 साल तक कोई टैक्स ना लें, ताकि और इनको बिजली में और गैस में सहूलतें दें। सूबाई असेंबली में भी हमने करारदाद पेश कर दी है मोहम्मद हुसैन भाई ने, ताकि इन करारदादों की रोशनी में हम इनकी मदद कर सकें। हम कानूनी अच्छा, आप शाहनवाज साहब चाहते हैं। अच्छा ठीक है, एक मिनट महफूज भाई, एक सेकंड, बैठे पीटीआई से एमपी शाहनवाज जदून साहब। शाहनवाज जदून साहब, करारदाद हुसैन साहब ने पेश की सूबाई में, वो कह रहे हैं, आप लोग इसके हक में जाएंगे, साथ देंगे? देखो रिदा, आज ये हमारे पास भी आए थे तमाम ताजर और हमने इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, अली मादिल शेख साहब और खुर्रम शेरजमान साहब ने। इन्होंने गवर्नर राज का मुतालबा किया है सिंध में आप लोगों से। बात ये है कि वो कल खालिद भाई कह रहे थे कि गवर्नर राज कैसे वैसे ही मतलब आइन में है, क्या शोशा के लिए, क्या डमी के लिए? आज इससे जब ये हमारे पास आ रहे थे ताजर, तो उससे पहले गवर्नर हाउस में एक मीटिंग भी हुई, अली मादिल शेख साहब और इनकी एक, और आज गवर्नर साहब इस्लामाबाद गए भी हैं। जैसे महफूज भाई बता रहे थे कि असद उमर साहब, तो असद उमर साहब के साथ भी हमने रब्ता किया और बहुत सी चीज़ें ये उन्होंने हमारे सामने भी रखी। इस कराची और हैदराबाद को जो ना टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया जाए 2 साल के लिए। तो इंशाल्लाह देखेंगे जो रिलीफ है ताजरों को वो देंगे हम, लेकिन नाजायज़ हो रहा है ताजरों के साथ, सिंध गवर्नमेंट खासकर नाजायज़ कर रही है। क्योंकि आज एक ताजर ने कहा कि मेरे पास ये ईद से 2-3 दिन पहले एक आराम बाग के एसी थे, उनको कोई एक बंदा आया तो मुझे कहें कि भाई दुकान जनाब भले खोल लो, मुझे इतने पैसे दे दो। कह रहे जब उसकी कंप्लेन मैंने कमिश्नर कराची और डीसी साउथ से की तो तकरीबन 1 हफ्ते बाद हमारी पूरी मार्केट को सेल कर दिया उन्होंने। इरशाद चौधरी साउथ के डीसी की तो बहुत शिकायतें कह रहे कि भाई वो पूरी मार्केट, ये उनके अल्फाज डीसी साउथ की तो बहुत, इरशाद चौधरी की तो बहुत शिकायतें, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बहुत अच्छे से जानती हूं डीसी साउथ का जो मामला है। उन्होंने कहा कि भाई वो असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि आप लोग ऊपर क्यों गए, जो एसी था कह रहे कि ऊपर क्यों गए, आप डायरेक्ट हमारे पास आते हैं। उन्होंने कहा है कि भाई हमारे ऊपर जुर्माने भी लगते हैं और फिर हमारे मार्केटों को बंद भी किया जाता है। तो उस चीज़ में हमने उनको कहा है कि बिल्कुल हम आपके साथ हैं, इंशाल्लाह आपके साथ, और आपकी जो जायज़ मुतालबात हैं बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट के सामने भी रखेंगे। आज गवर्नर साहब गए, इंशाल्लाह इस सिलसिले में गवर्नर साहब भी जो असद उमर साहब के साथ और पीएम के साथ जो ना उनकी मीटिंग भी। ठीक है रियाज शाह साहब, आपकी तरफ अब सारा मलबा आपकी तरफ आता है। मैं पूरे सवाल तो सुन ले, पूरा ना पूरा सवाल सुन ले, उसी में ऐड करेगा। ये बताएं कि आपके डीसीज के खिलाफ शिकायतों के अंबार हैं, डीसी साउथ जिसका भी जिक्र कर रहे हैं, नंबर 1 सरे फहरिस्त, 1 नंबर के बत्ताखोर बने हुए लोग, ये बार बार आके कंप्लेन कर रहे हैं। बहुत सारे ताजरों ने मेरे खुद के पास बहुत सारी शिकायतें जो लोगों ने आके रुदादे सुनाई है, रो रो के भाई ये हो क्या रहा है। और जैसे कि ये कहा जा रहा है, हलीमा शेख साहब और खुर्रम शेरजमान साहब भी कह रहे हैं कि जी ये जो भत्ता लिया जा रहा है, भत्ते के नाम पे ये सारी चीजें हो रही है, वो बिलावल हाउस को जा रहे ताजरों पे करोड़ों रुपए जुर्माना जाए। उनके पास वो ताजरों के पास उनके पूरे होता। उन्होंने कहा है कि ये तकरीबन 1 साल में, वो एक मार्केट वाले कह रहे थे कि 1 करोड़ से ऊपर कोई, उन्होंने बताया कि हमारे पास प्रूफ है, ये इन्होंने हमसे लिए भत्ते के नाम पर। उन्होंने कहा कि एक जगह 80 लाख रुपए लिए और वो सरकारी खजाने में उन्होंने बोला 8 लाख जमा हुए। ये उन्होंने कहा, ताजरों ने कहा आज हमें, उन्होंने कहा हमारे पास सबूत हैं। आप सबूत लाते हैं ना, उन्होंने कहा ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे ताजर बैठे हैं सबूत। मेरी बात सुने, टाइमिंग्स क्या रखी हुई है? 6 तक, ठीक है। 6 के बाद कोई दुकान आप खुला हुआ देखें, होटल्स के सिवा जो भी वो कर रहे हैं होम डिलीवरीज, कोई शॉप खुलता है तो सोडर किस चीज पे ले रहा है भत्ता, मुझे समझ नहीं आ रहा किस चीज पे। और ईद से पहले जो शॉप्स की बात करें, सारे कराची शहर बंद था,
कौन सा दुकान पूरा खोलने का इजाजत दी? मेरे भाई शाह फैसल की पूरी मार्केट खुली हुई थी, मैं गया था, वो वहाँ के लोगों ने कहा कि हमने एमक्यूएम ये कह रही है, एमक्यूएम ने भी एलिगेशन लगाया कि उर्दू स्पीकिंग वाले एरियाज आप बंद करा देते और rather than it वो सारे खुले हुए। कौन से खुले हुए थे? हमने ही कुछ नहीं लिया अपने लिए भाई, सब बंद थे, हर कोई हैदराबाद शाह फैसल के मार्केट में तो मैं खुद गया, मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग वहाँ से करवाई है, रात के 10 बजे में गया, उसके भी दुकान सारे बंद, 10 बजे मैंने अपने बच्चों की शॉपिंग वहाँ से करवाई। मुझे किसी ने कहा, फिर मैं वहाँ एक उससे मिला, मैंने कहा यार मार्केट कराची का है, उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं बता रही हूँ ना आपको, कुछ मार्केट खुली हुई थी ना, उन्होंने कहा है कि हमने खुलेआम बोल रहे थे कि मैं हमने आप इल्जाम लगा रही थी, अभी साउथ की इल्जाम लगा रही थी डीसी सोल्डर की, अब आप कह रहे हैं सारा कराची खुला हुआ था। सारा कराची नहीं कह रहे, सारा कराची कौन कह रहे कि खुला हुआ था? अभी आप कह रही है कुछ एरियाज शाह फैसल के मार्केट में मैं खुद गया था। ये आप पता नहीं क्यों इस चीजों में अपोजिशन में बैठे हुए हैं, तो आप इल्जाम लगाएंगे, मगर हमने कोई ऐसे इल्जाम कोई नहीं लगा रहे, जो सबूत के साथ हम आपको बता रहे हैं। मैंने हम ये चाह रहे हैं सबसे बेहतर और बेहतरीन काम हम कर रहे हैं, जो वैक्सीनेशन का हम जबरदस्त यहाँ पे यूनिट्स लगाए हुए हैं, उसमें पूरे पाकिस्तान में अभी तक गवर्नमेंट ने अभी तक कोई वैक्सीनेशन रिक्वेस्ट किए, फेडरल गवर्नमेंट से इनको मिल रहे सारे अपने घर से नहीं लाई सर, फेडरल ने अपने घर से पंजाब ने अपने अपने उससे लिए, लेकिन अभी तक ये फेडरल के वैक्सीनेशन पे चल रहे हैं। सवाल चना हो रहे, जवाब आप वैक्सीनेशन पे पहुंच रहे हैं। आपको ये क्या इनके पास कुछ बोलने को है नहीं ना, तो वो हमारे सामने ले साल हो गए इनके पास कुछ बोलने को है, जो भी ताजर है कराची के, 13 साल में कभी भी उनसे हम कभी भी अपने मजबूरन वो अपोजिशन की तरफ आए, वो पहले इनके पास गए, उन्होंने पाकिस्तान और सिंध के ताजर हमारे आंखों पे, हम कभी नहीं चाहते कि अपनी मईशत और हमारे सूबे की मईशत डाउन हो, मगर ये मुश्किल फैसले हमने लिए। ये अगर हमेशा पिछले साल ऐसे इल्जाम लगाए थे, मगर कोई जाहिर नहीं हुआ, जवाब नहीं आया। एक याद है रियाशा साहब, पहले भी मैंने प्रोग्राम किया था, उसके बाद जाके नासिर शाह साहब ने एक्शन लिया था, साबित करके दिखाया। हम बैठे हुए हम हुकूमतों में, हम मुंह देंगे इस चीज को, और अगर जज्बाती ना हो, हम कार्रवाई करेंगे। जो भी शाह साहब बिल्कुल कोई वो नहीं, बस खाली यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राज है सिंध के अंदर, सिंध के अंदर बिल्कुल। मुझे खुद याद है, एक मिनट रियाज शाह साहब, आप जो कह रहे हैं ना एलिगेशन कोई नहीं लगा रहा, ताजिर बरादरी खुद बता रही है, और मुझे याद है आपने मुझे अभी उठा के कह दिया कि जी आप एलिगेशन में, मैं एलिगेशन नहीं लगा रही। इरशाद सोदर साहब का पूरे लोग आके बता रहे, डीसी साउथ के साउथ बता रहे कि किस तरह से वो कर रहे हैं। और दूसरा, एक मिनट, अब मुझे बोलने दें, आप लोग बोल रहे हैं ठीक है। आप दूसरा, मैं आपको ये बताऊं, लास्ट टाइम भी मुझे याद है नासिर शाह साहब का इस प्रोग्राम से, हमने जब प्रोग्राम किया था अतीक साहब के साथ, अतीक भाई के साथ किया, ताजिर इत्तेहाद के जो चेयरमैन है, उसके बाद जाके उन्होंने एक्शन लिया था, वरना वो इसी तरह से ताजिर बरादरी रो रही थी, कोई एक्शन नहीं हो रहा था, इसी प्रोग्राम में हुआ था। आज अतीक साहब ने यही बोला है, बात बता रहा हूं, अगर ऐसे इल्जाम होंगे तो हम उस पर कार्रवाई बाकायदा करेंगे, हमें सबूत ला के दे तो हम कार्रवाई करेंगे। अभी तक कोई ऐसा हमें नहीं, बात ये ना कि उन्होंने कहा हमने कमिश्नर कराची को बोल दिया ना, बजाय ना कि उस एसी के खिलाफ कार्रवाई होती, असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई होती। नहीं, ऐसे बहुत मगरमच्छ है बीच में, ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम दूध का धुला हुआ है, ऐसा नहीं है कि सिस्टम दूध का धुला हुआ है। बहुत शुक्रिया आप तीनों मौजूद मेहमानों का, महफूज भाई आपका बहुत शुक्रिया, शाहनवाज साहब आपका बहुत शुक्रिया, सैयद रियाज शाह साहब, तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, आपके सामने सारी चीजें, और जहां भी कहीं कोई बात गलत होगी या कोई चीज होगी, उसके लिए आवाज उठाते रहेंगे और उसके ऊपर बात करते रहेंगे इसी तरह से। अपनी मेजबान दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।